हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल पेपर का पूरा सलूशन। जी हाँ दोस्तों, पूरा सलूशन आज के क्लास में हम आपको देने वाले हैं और उसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ाने के बाद वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले 4 दिन के आसपास मैंने आपको मॉडल पेपर जारी किया था। ठीक है, बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका मैंने पीडीएफ दिया था। आई होप कि आप लोगों ने अपने से पढ़ा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन को आपने सरल भी किया होगा, और कुछ क्वेश्चन जो भी रहे होंगे तो आज की क्लास में हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। और उसके बाद इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके बाकी सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। या फिर दोस्तों आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर पीडीएफ में ही बता दिया था, इसलिए पहले क्वेश्चन का जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन उसको हम सरल नहीं करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है खंड ब आ जाता है, जिसमें कि क्वेश्चन दूसरा का आपसे पूछा था कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की आपको परिभाषा देना था। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, ध्यान सुनिएगा, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस की द्वितीय फोकस कहते हैं। बात करते हैं इस फिगर में। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये अवतल लेंस बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो किरणें हैं ये लेंस पर जा रही है। ठीक है, लेकिन जब लेंस पर ये टकराकर ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो ये किरणें जो होती है वो वापस इस बिंदु पर आती, मतलब कि आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर सभी प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। बात क्लियर होगी? ओके, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर रखा आपसे पूछा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल में जो टी होती है वह टी इक्वल टू 0.6931 अपान लेमडा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है इतना होगा। और जहाँ हमारा लेमडा होता है वो 6 नियतांक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो इसी में और है कि परंतु औसत आयु t बराबर 1 लेमडा, तो t बराबर इतना हो जाएगा। तो अर्ध आयु काल t इक्वल टू होता है 0.6931 इंटू औसत आयु। ठीक है, औसत आयु, या हम औसत आयु बराबर कह सकते हैं कि 1.443 इंटू अर्ध आयु, यानी कि t हाफ के हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, आपसे पूछा था कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। क्वेश्चन था आपसे कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। अच्छा क्वेश्चन ये माना जाएगा, और ये प्रकाश से क्वेश्चन लिया गया है। तो बात करते हैं कार्यफलन। तो कहता है कि आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे हम W से प्रदर्शित करते, इसका मान जो है वह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इतना आप इसमें कार्यफलन के अंतर्गत लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा था कि वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। वाटहीन धारा का क्या अर्थ है, तो इसमें आप आंसर देंगे कि शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा तो बहती है, परंतु औसत शक्ति जो होती है, औसत शक्ति क्षय जो होती है वो शून्य रहता है। अतः परिपथ में बहने वाली इस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। देख सकते हो कि वाटहीन यानी कि इसमें जो भी आपके शक्ति है, शक्ति को किस में मापते भाई, वाट में। तो यहाँ पर कहा गया कि वाटहीन धारा यानी कि शक्ति का मान इसमें क्या रहेगा भाई, शून्य रहेगा। ठीक है, इससे भी आप कह सकते हैं कि वाटहीन मतलब इसमें जो शक्ति रहेगी वो शून्य रहेगी, कम रहेगी। और यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई का मान शून्य होता है, यानी कि cos फाई यानी फाई जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा या π/2 रहेगा, तभी यह मान्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि परिपथ में औसत शक्ति इक्वल टू होता है आपका VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप सरल करेंगे तो 0 आ जाएगा।
या फिर आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ यानी काश फाई जो होता है वो R/Z के होता है। और यहाँ पर अगर हमारा कॉस फाई, ध्यान सुनिएगा, अगर कॉस फाई का मान पूरी तरीके से अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा R/Z भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा के प्रवाहित होने के लिए परिपथ का ओमी प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए भाई, शून्य होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, इतना आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन आपसे विभव प्रवणता की परिभाषा पूछा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की परिभाषा आप देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, ध्यान सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। वैसे भी हम पहले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर हर साल पूछे ही जाते हैं। अब आपका इसमें क्या आ जाता है कि चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। चल कुंडली के लिए पूछा हुआ है यहाँ पर, तो बात करते हैं कि चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसे हम IS से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम सूत्र कह सकते हैं कि धारा सुग्राहिता IS इक्वल टू फाई अपान के I होता है, और फाई जो होता है वह NAB के होता है, NAB अपान C। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो डायरेक्ट ये भी फार्मूला इसमें आता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो आपका खंड स शुरू हो जाता है, और खंड स जो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है, और ये 2 अंक का आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 3 के क्रम में आपसे पूछा था कि एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र भी आपको देना था। तो बहुत ही सिंपल सा बात यहाँ पर है कि प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच जो कालांतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेरण प्रतिघात जो होगा वो XL जो होगा वह ओमेगा L के बराबर होगा, और जहाँ ओमेगा जो होता है वो कोणीय आवृत्ति होता है, और L जो होता है हमारा प्रेरकत्व तो यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, इस बार ख की तरफ बढ़ते हैं। ख में आपसे एक आंकिक प्रश्न पूछ लिया है कि तरंग दैर्ध्य लेमडा आपको दिया हुआ है, लेमडा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे पूछा हुआ है। बात करते हैं तो फोटान की ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है E इक्वल टू आपका hc/λ होता है, और H जो है हमारा प्लांक नियतांक होता है, और इसका मान होता है 6.6। यहाँ आप देख सकते हैं 6.6 × 10⁻34 होता है। तो इसे आप प्लांक नियतांक का आपको मान पता होना चाहिए, और C आपका प्रकाश का वेग है, और प्रकाश का वेग भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। ठीक है, और लेमडा का मान आपको क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ, यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे। ठीक है, अब इतना आ गया। अब सरल करना है तो अभी हमें इसको हमें किसमें चेंज करना भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें 1.6 × 10⁻19 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब हम भाग दे देंगे तो यहाँ से देखेंगे ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, और इससे भाग देंगे तो 2.47 ये जो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ग क्वेश्चन है आपका कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो कहता है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पर कहा है कि प्रिज्म का जो कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण के यानी कि ये जो है वो ΔM के अगर हम बराबर कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि अतः या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर जो फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है आपका याद होना चाहिए, sin A + ΔM/2 अपान sin A/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा A और ΔM बराबर हो चुका है, तो या तो हम ΔM की जगह A रख सकते हैं या A की जगह हम ΔM रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ΔM की जगह हम A पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम A रख देते हैं। A कितना हो गया 2A, और 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका sin A/2 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर साइन आपका 2A/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन A, और साइन A का फार्मूला होता है दोस्तों आपका 2 sin A/2 × cos A/2 होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अर्धकोण में यही सूत्र होता है, अपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं sin A/2, तो sin A/2 और ये sin A/2 का आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बचेगा 2 cos A/2 बचेगा, और यही n बराबर आपका आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का क आ जाता है। ठीक है, 4 का क आ जाता है, खंड 10 शुरू हो जाता है यहाँ से खंड आपका 10 शुरू हो जाता है और ये आपको 3 लघु उत्तरी में 3 अंक में ये पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता आपको दे रखा है, 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है लेंस से, और ये प्रकाश का क्वेश्चन है और ये अक्सर करके क्वेश्चन या तो आपसे 1 अंक में, बहुविकल्पी में, अति में, आपसे 3 अंक में ये क्वेश्चन पूछता है कि जब जो 2 पतले लेंस होते हैं और उनकी क्षमताएं दी होती है और कहता है कि इतनी दूरी पर है तो लेंस की प्रकृति आपसे पूछ सकता है। ये तमाम प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा, नहीं तो हम कल के क्लास में इसी को हम डिस्कस करेंगे, यानी प्रकाश में जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसी को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें लेंस की क्षमता आपको दे रखा है, तो मान लेते हैं कि पहला जो क्षमता दी उसे हम P1 ले लेते हैं। P1 बराबर में 10 डायोप्टर दिया हुआ है और P2 हमें -2 डायोप्टर यहाँ पर दिया हुआ है। और U की बात करें तो U हमें 25 सेंटीमीटर, दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि हमें U हमें दिया हुआ है, यहाँ पर U बराबर हम -25 सेंटीमीटर यहाँ पर रख लेंगे। चूंकि दोस्तों जो दोनों लेंस हैं वो संपर्क में रखे हैं, तो इनके कहेंगे कि संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता, तो इसके लिए जो फार्मूला होती है वो P=P1 + P2 होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो ये हमारा P2 है, ध्यान सुनिएगा कि एक तो उत्तल लेंस है तो वो तो +10 डायोप्टर होगी, लेकिन अवतल लेंस है इसकी जो क्षमता होगी वो -2 डायोप्टर होगी, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 10 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 8 डायोप्टर आ जाएगी। यानी कि बात करें तो संपर्क में रखे लेंसों की जो संयुक्त क्षमता आएगी वह 8 डायोप्टर की होगी। तो बात करते हैं कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं, तो यह बराबर 1/p, और P क्या आपकी लेंस की क्षमता है, तो ये हो जाएगा 1/8 रखेंगे, मीटर में है। ठीक है, तो मीटर को ध्यान सुनेगा कि जब भी क्षमता अगर आपसे पूछता है तो उसे हमेशा मीटर में, फोकस दूरी जो रहेगा उसे हम मीटर में बदल के ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको P दिया रहेगा, क्षमता दिया रहेगा, आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो मीटर में हमेशा रहता है, तो उसे आपको सेंटीमीटर में लिखना होता है फोकस दूरी के लिए, याद रखिएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा। तो इसको देखिए 1/8 मीटर है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि संयुक्त लेंस की प्रकृति जो होगी वो हमारी क्या होगी भाई, उत्तल होगी, क्योंकि देखिए फोकस दूरी आपकी क्या पॉजिटिव आई तो ये हमारा उत्तल होगा। अब यहाँ पर लेंस का हम फार्मूला लगा देते हैं, तो 1/f = 1/v - 1/u होता है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ से हमें v निकालनी और f हमें पता है, u हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फटाफट पहले हम लोग पुट करके सरल कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से हमारा जो v आएगा वो 25 सेंटीमीटर आएगी। तो हम कह सकते हैं अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब लेंस से, या जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से 25 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर हमारा प्राप्त होगा। यहाँ पर प्रकृति पूछा था, आप यही लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो आपका लंबा होते चले जा रहे हैं, तो यानी कि अगर हम पूरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 2-3 घंटा तो इसी में लग जाएगा। तो इसका इसीलिए मैंने PDF आपको बना रखा है ताकि मैं अपने छात्रों को बता सकूं, और इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप इससे अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी अब क्वेश्चन जो है वो लंबे होते चले जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम क्लास टू क्लास हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, और देख सकते हैं इसके बाद ग शुरू हो जाता है। ग में आपका यहाँ पर आपको आंकिक प्रश्न पूछा हुआ था, सभी क्वेश्चन हम आंकिक के आपको सरल करवा देंगे, क्योंकि आंकिक प्रश्न इसमें आपसे 20 से 25 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपका 3 अंक में ही क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन नंबर पहला ही पूछा था, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु यानी P/Q = R/S प्राप्त करना है। तो यहाँ फिगर आपको दिया हुआ है, एक बार पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, जितना सिर्फ कैलकुलेशन आपको इतना ही करना पड़ेगा, और बाकी ये तो सब सिर्फ आपको लिखना है कि कैसे कैसे क्या ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ग आपका आ जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई पैरावैद्युतांक रखा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इस टाइप के आपके आंकिक बनते हैं। अगर आप इस बार कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, जैसे कि आप JEE मेंस में बैठेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि आप BHU BSc में भी बैठेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन इस बेस पर क्वेश्चन आपसे अक्सर करके फिजिक्स में पूछता, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक
होता है कंपटीशन से, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बाकी सभी क्वेश्चन हम अलग से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्लास लेंगे, बट यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड यहाँ पर किए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका खंड यह शुरू हो जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा और ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं तो इसमें पूछा था कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। 2 पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, तो इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। या फिर इसी से रिलेटेड आपसे पूछा था हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, और इसमें एक क्वेश्चन आगे दे रखा है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आपको करना है इसमें, और अच्छा करना है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छा करना है और अच्छा नंबर लेकर आना है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी शुरू हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख करने के लिए पूछा था, और इसी में यह अथवा करके द्रव्य तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे और तथा वैद्युत तरंगों में किस प्रकार भिन्नता होती है, ये आपको बताना था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन शुरू हो जाता है इसी में। 8वां क्वेश्चन आपका एम्पियर के परिपथी नियम से है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद उसी में अथवा में 2 और क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यहाँ पर पूछा हुआ है, तो आप इसके बारे में आपको कार्यविधि लिखें, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है और पिछले साल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। या फिर आपसे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख करने के लिए पूछा था, और एक इक्वेशन दिया था आंकिक प्रश्न, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर हमें कमेंट करिएगा, इसमें का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर देंगे, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर बाय इंपॉर्टेंट क्लासेस लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे पीडीएफ को हम दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकर ऐसे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ऐसे ही इसके बाद हम गेस्ट पेपर लेकर आएंगे, गेस्ट पेपर इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि जितने भी हमारे छात्र हैं वो टाइम टू टाइम अच्छा प्रिपरेशन करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।